हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिलेगा, आप वहाँ से जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया, जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं उससे CO2, H2O और ऊर्जा एनर्जी निकलती है। ये जो सारी क्रिया है वो श्वसन कहलाती है। और मैं एक बात बता दूं, श्वसन जिन अंगों के माध्यम से होता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन तंत्र करता है। जब भी हम किसी वायु को ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स, तो वायु में बहुत सी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। तो इन गैसों का आदान और प्रदान श्वसन कहलाता है। आसान भाषा में समझे तो, जिसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है फ्रेंड्स गैसों का परिवहन और तीसरा है आंतरिक श्वसन। यानी श्वसन को हम 3 भागों में बांटकर आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बाह्य श्वसन के बारे में। बाह्य श्वसन के बारे में बताऊं तो प्राणी और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान। कौन सी गैसें? मैंने आपको बताया, O2, CO2, नाइट्रोजन, जल वाष्प। इस प्रकार की गैसों का आदान प्रदान होता है। और मैं बता दूं, ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है, क्योंकि ये जो श्वसन है वो बाह्य अंगों के माध्यम से होता है। स्तनधारियों में बाह्य श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल, मैंने आपको पार्ट 1 में सब कुछ बताया है। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बाह्य श्वसन को 2 भागों में बांटा है। पहला है फ्रेंड श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, और सेकेंड है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और जल वाष्प। जब हम वायु को ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है, जो ऑक्सीजन होता है 20% होता है, CO2 0.03% होता है, जबकि जो जल वाष्प की मात्रा होती है वो 0.5% होती है। इससे एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि वायु को ग्रहण करने में किस गैस का मात्रा सबसे अधिक होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। इसको आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन नहीं होता फ्रेंड्स। और एक और बात बता दूं आपको, जब भी हम किसी गैस को ग्रहण करते हैं ब्रीथिंग के दौरान, तो आप देखना नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो जो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप 78% नाइट्रोजन को ग्रहण करते हो तो आप 78% नाइट्रोजन को वापस निकाल देते हैं अपने शरीर से। तो नाइट्रोजन एकमात्र ऐसी गैस है जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग। इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। जैसे मैं बताती हूँ, फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी या निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि ब्रीथिंग कहते हैं। यदि आप किसी गैस को ग्रहण कर रहे हो और उसे वापस निकाल रहे हो, यानी गैस को लेना और गैस को निकालना, मतलब सांस लेना जो होता है उसे ब्रीथिंग कहते हैं। इससे भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है फ्रेंड्स निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है कि हम गैसेस को ग्रहण कर रहे होते हैं, जबकि उच्छ्वास में क्या होता है कि हम जो गैसेस है जैसे N2, CO2, O2, उनको हम बाहर निकाल रहे होते हैं अपने शरीर से। अब दूसरा भाग है फ्रेंड्स गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय में क्या होता है, आप देखोगे गैसों का विनिमय, गैसों में फेफड़ों के अंदर जब गैसेस जाती हैं तो कई गैसेस ऐसी होती हैं जिनको रुधिर के माध्यम से हमारे पूरी बॉडी पर पहुंचा दिया जाता है, जैसे ऑक्सीजन। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये बनकर आता है कि श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो ब्लड करता है। जो भी गैसेस हमारे वायु के माध्यम से, हमारे श्वसन के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक पहुंचती हैं, तो उनको जो ट्रांसफर करने का जो कार्य करता है ब्लड करता है। ब्लड क्या करता है कि अपने ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को और अन्य गैसों को हमारे पूरे बॉडी पर पहुंचाता है। तो गैसों का विनिमय से एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जब भी हम गैसों को जो ग्रहण करते हैं
और हम गैसेस को बाहर निकालते हैं। तो दोनों के परसेंटेज में बहुत अंतर होता है, यानी कि नाइट्रोजन एकमात्र ऐसी गैस होती है जब हम 78% जब हम 78 नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे तो हम 78% नाइट्रोजन को वापस निकाल देंगे, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं होता। हम ऑक्सीजन को 20% ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम उसे अपने नाक के से निकालते हैं तो वो 16% होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्रहण कर रहे थे, मैंने आपको जस्ट अभी बताया 0.03%, लेकिन जब हम उसको ब्रीथिंग के द्वारा वापस निकालते हैं तो उसका कितना परसेंटेज हो जाता है, 4% हो जाता है। तो इस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। गैसों का जो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स गैसों के परिवहन के बारे में। गैसों अर्थात ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा पुनः फेफड़ों में वापस लाने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। बिल्कुल जस्ट मैंने आपको अभी बताया, श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफर करने का जो कार्य करता है वो रुधिर यानी ब्लड करता है। इसमें भी हमने इसको दो भागों में बांटा है, आप देखेंगे। पहला है ऑक्सीजन का परिवहन यानी O2 का परिवहन, और सेकेंड है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन। तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे O2 के परिवहन के बारे में। जब भी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या रुधिर में पाए जाने वाला एक तत्व होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब भी ऑक्सीजन में हम परिवहन रुधिर में पाया जाता है एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है, और इसके केंद्रक में फ्रेंड्स लौह युक्त क्या परमाणु उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ पर आप इन दो पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। ऑक्सीजन क्या कर रहा था, हमारे ब्लड के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे बॉडी पर पहुंच रहा था, जबकि हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ पर मैंने उसका फॉर्मूला भी लिखा है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है फ्रेंड्स तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं। अतः CO2 का जो परिवहन होता है रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है, यानी कि जो CO2 होता है वो रुधिर ब्लड के माध्यम से होता है, लेकिन अन्य प्रकार भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मा में घुलकर ब्लड के माध्यम से केवल 10 से 20% होता है, बाकी किससे होता है, प्लाज्मा में घुलकर और बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पूरे बॉडी पर। अब हमारा थर्ड पार्ट था फ्रेंड्स आंतरिक श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में हम जाने तो शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच में होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। बिल्कुल आंतरिक श्वसन के बारे में जाने फ्रेंड्स, तो इसमें जो गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो किसके माध्यम से, सेल के माध्यम से, सेल या टिश्यू के माध्यम से होता है। इसीलिए आंतरिक श्वसन को हमेशा कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। इसके बारे में जाने, बिल्कुल यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें गैसों का एक्सचेंज होता है वो सेल के माध्यम से भी होता है या टिश्यू के माध्यम से भी होता है। अब हमने आंतरिक श्वसन को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनॉक्सी श्वसन के बारे में। यह वह श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बिल्कुल अनॉक्सी में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, ये अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि ऑक्सी के बारे में जाने तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और जो इसका प्रथम चरण होता है ऑक्सी श्वसन का वो कोशिका द्रव्य में, एवं द्वितीय चरण जो होता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हमने यहाँ पर अनॉक्सी और ऑक्सी के बारे में जाना।
अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंस लिए हैं इनके बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनॉक्सी में क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जबकि ऑक्सी में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अनॉक्सी की संपूर्ण प्रक्रिया किसमें थी फ्रेंड्स, कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी में ऐसा नहीं होता है। इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑक्सी में श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें आंशिक हो रहा था, उसमें पूर्णता हो रहा था। अनॉक्सी में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण हो रहा था, जबकि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णता ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पायरुवेट इथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीकरण होता है फ्रेंड्स, तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और पायरूट इथेनॉल का निर्माण होता है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनॉक्सी श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिस, जबकि ऑक्सी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं। हमने जो श्वसन था, श्वसन की जो प्रक्रिया थी, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था फ्रेंड्स बाह्य श्वसन, बाह्य को भी 2 भागों में बांटा था। स्वच्छवास ब्रीथिंग, गैसों का विनिमय, हमने वहां पर निश्वसन और उच्छ्वास के बारे में जाना। फिर हमने सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन 2 प्रकार से हो रहा था, O2 और CO2 के माध्यम से। और थर्ड हमने जाना आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन भी 2 प्रकार से हो रहा था, अनॉक्सी और ऑक्सी। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन किसके माध्यम से होता है, फेफड़ों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस परिवर्तन नहीं होती। बिल्कुल, मैंने बताया था कि बहुत सारी गैसेस होती हैं जो वायु के माध्यम से हम अपने लंग्स तक ले जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन एकमात्र ऐसी गैस है जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने % होती है, तो होती 4%। जब हम गैस को छोड़ते हैं, लेकिन जब हम ग्रहण करते हैं तो उसकी मात्रा होती 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरुविक अम्ल और बिल्कुल, जबकि ऑक्सी की बात करें हम, तो ऑक्सी में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो फ्रेंड्स होता है पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो भी ऊर्जा है वो भी संचित रहती है ATP के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो फ्रेंड्स 12 से 15 बार सांस लेता है एक वयस्क मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है। ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट, लोहे का उपयोग व इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन जो कार्य करता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे रक्त पे उपस्थित एक तरह का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन हमारे पूरे बॉडी पे करता है ब्लड के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का हमारा लेक्चर था वो श्वसन तंत्र पर था। हमने यहाँ पर 2 पार्ट बनाए हुए हैं श्वसन तंत्र के, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।